स्ट्रेन हेडिंग लिखो कि बता दिया था? डेफिनेशन लिखवाए थे सर। अच्छा, स्ट्रेन का डेफिनेशन ही लिखा है ना, बाकी उसके पार्ट्स तो नहीं बताया ना, कितने पार्ट्स के होते हैं? ओके ठीक है। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेन सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड तीसरा shear strain। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिंपल क्या होगा, यहीं पे डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करते चलते हैं। सिंपल सपोज एक रॉड है अपने पास, एंड इस रॉड पे अपन ने एफ फोर्स अप्लाई करा है, तो डेफिनेटली इस फोर्स की वजह से लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट दिखेगा तुम्हें, है ना? लेंथ में तुम्हें इंक्रीमेंट दिखेगा। एंड सपोज ये इंक्रीमेंट है डेल्टा एल का, इंक्रीमेंट है ये डेल्टा एल का, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट है डेल्टा एल का, इसी को अपन सिंपल कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, स्ट्रेन में सॉरी, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल डायमेंशन इसका एल, तो डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो इसे अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब सिंपल, इनिशियल में वॉल्यूम इतना था, बाद में कंप्रेस कराया, फिर इसे पंप इन करा, तो इसका इसकी वजह से ये वॉल्यूम ऐसा हो जाता है, सपोज करो। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई वी, मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना आया और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, इन दोनों का डिवीजन को अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। शियर स्ट्रेस सॉरी शियर स्ट्रेन क्या होगा, जैसा कि तुम्हें पता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ ग्लू वगैरह लगा के इसे फिक्स कर देते हैं और इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ध्यान से देखना, तो जब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। जब यहाँ पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये जो चेंज है ना, ये सिंपल अपन ने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा है, इसकी वजह से है। तो इसे अपन सपोज डेल्टा एल कहते हैं और इसे अपन एल कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपन टेंजेंशियल मतलब शियर स्ट्रेस स्ट्रेन लिखेंगे, जिसे अपन फाई से भी डिनोट करते हैं, किससे, फाई से। तो फाई इक्वल्स टू सिंपल आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। एक मिनट, इसे फाई से नहीं, फाई तो एंगल लेते हैं, एक मिनट। फाई अपन ये एंगल काउंट करते हैं, यहाँ पे जो एंगल देख रहे हो ना, इसे अपन फाई लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल tan फाई लिखना चाहूँ तो tan फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे अपन जो भी स्ट्रेन स्ट्रेस की बात करेंगे वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे होगा, राइट। तो स्मॉल एंगल की वजह से अपन tan फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फाई से। तो सिंपल यहाँ से फाई आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, नोट करना। इस फाई को ना एंगल ऑफ शेयर भी बोलते हैं।
आज डाउट क्लास में कौन कौन आओगे पहले मुझे बता देना, क्योंकि लास्ट क्लास में तो कोई नहीं आया था। तो बता देना, नहीं तो मैं फालतू में वेट करते रहता हूँ। ज़्यादा देर वेट वैसे नहीं किया था, 5-6 मिनट ही वेट किया था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीक। तो डाउट में यदि कोई आओगे तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। रवि, उसके बाद और कौन आएगा? ठीक है, स्नेहिल भी। ठीक है, फिर टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है। लिंक जब जनरेट किया जाएगा उसमें जो टाइम लिखा होगा उसी टाइम पे ज्वाइन करना। 5 मिनट्स यदि लेट ज्वाइन कर दो और कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करा होगा तो फिर मैं लिंक क्लोज कर देता हूँ। डन, ओके। बिल्कुल सही, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का केस नहीं है। यंग्स मॉडुलस बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं। आगे पढ़ोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को अपन यंग्स मॉडुलस कहते हैं। नोट कर लियो तो एक बार डन का मैसेज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि स्ट्रेन सॉल्व कैसे करना। अच्छा, एक पॉइंट ये भी नोटिस कर सकते हो कि स्ट्रेन यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। देख पा रहे होगे, क्योंकि जो डायमेंशन ऊपर है वही डायमेंशन नीचे है, दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज करो, सिंपल क्वेश्चन है, एक अपने पास सिंपल एक स्ट्रिंग है एंड मास गिवन है m इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, ठीक है। एक मिनट रहने दो, अभी क्वेश्चन जब यंग्स मॉडल्स बढ़ा दूंगा ना तो उसके साथ कंबाइन करके करूँगा, क्योंकि इसमें दोनों डेटा दिया रहेगा और फिर डिवाइड करके आंसर निकालो, कोई मतलब नहीं है। लिखना पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट, ब्रैकेट में थीटा लिख सकते हो, एंड एंगल ऑफ शेयर, फाई ब्रैकेट में। फाई और थीटा में रिलेशन देखेंगे, मैं तुम्हें इसे विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सपोज करो ये कोई अपने पास सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर है, देख पा रहे होगे, एंड नीचे के सरफेस को ना फिक्स कर दिया गया, ऐसे एकदम फिक्स कर दिया जाता है। मतलब ये नीचे वाला सरफेस मूव नहीं करेगा, फिक्स कर दिया जाता है। अब तुम ऊपर के इस एंड को पकड़ते हो, इसको रोटेट करते हो इस तरीके से। तो जब तुम ऐसे इसको रोटेट करते हो तो क्या तुमने ऐसा फील किया है कि ऊपर वाला सेक्शन तो रोटेट हो जाता है बट नीचे वाला सेक्शन एज इट इज रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि इसको अपन ने फिक्स कर रखा है। तो क्या होगा कि देखो, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो हो सकता है कि अब कुछ इधर डिस्प्लेस हो जाए, समझ रहे हो तुम वीडियो पे क्लिक करके उसे लार्ज कर सकते हो। तो जैसे ये पॉइंट पहले यहाँ पे सपोज करो, तो इस पॉइंट के ऊपर वाला जो पॉइंट है, अब जब अपन इसे ट्विस्ट किया है तो ये कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, समझ रहे हो क्या तुम? विजुअलाइज कर पाए तो इसका मैसेज करो। हम्म
अब अपन सिंपल एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर में अपन रिलेशन देखेंगे। मैं एक बार डायग्राम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। देखो, ऊपर का जो सरफेस है इसको अपन ने फिक्स करा हुआ है। ये नहीं दिख रहा ठीक से। ठीक है, ये ऊपर फिक्स किया हुआ है, और नीचे के पोर्शन को ना अपन इस तरीके से पकड़ के इसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे है ना, जैसे अपन बॉटल ओपन करते हैं ना, इस तरीके से समझना, ठीक है। ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर, एंड इधर पहले ये पॉइंट ए पे था, अब यही पॉइंट ए डैश पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो। विजुअलाइज करने की कोशिश करना। क्या तुम्हें थीटा फाई समझ में आया क्या डायग्राम को देख के, किस तरीके का सिचुएशन है? डायग्राम को देख के थीटा और फाई समझ में आ रहा है? देखो, थीटा अपन ने सिंपल जब इस तरीके से ट्विस्ट किया है ना, तो ये एंगल है थीटा, और मैं देख रहा हूँ कि ए पॉइंट इसके सेंटर से पहले जिस पोजीशन पे था, अब वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब एंगल है, उसी को अपन फाई कह रहे हैं। तो क्लियरली अपन ये जानना चाहते हैं कि थीटा और फाई में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सपोज करो, इस सिलेंडर का अपन लेंथ स्मॉल एल मानते हैं, एंड रेडियस अपन मान लेते हैं स्मॉल आर। रेडियस है स्मॉल आर और लेंथ है एल, सिंपल समझना। देखो, क्या अपन ये लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ए डैश अपॉन एल, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर? सोच के देखो, लिख सकते हैं क्या? एंड सिमिलरली थीटा इक्वल्स टू ए डैश अपॉन आर, ये लिख सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर दो, तो फाई अपॉन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एल। तो यहाँ से फाई आ जाएगा आर थीटा बाई एल। तो ये रिलेशन है सिंपल फाई और थीटा में। क्या तुम्हें ये समझ आया? तो यस का मैसेज करो। हम्म तो ये नोट कर लो, ये है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। ट्विस्ट का सिंपल सा मतलब है, ऐसे अपन ने पाइप को पकड़ा और उसको एकदम जोर से रोटेट करने की कोशिश करा है। ऑल्दो वो ज़्यादा कुछ रोटेट तो नहीं होगा, बट माइनर जो भी रोटेट होता है उसी को अपन एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखना, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हेडिंग लिखो। इसमें एक पॉइंट लिखना, विद इन सर्टेन लिमिट, विद इन सर्टेन लिमिट कॉमा, the stress in a body is proportional to the strain. Within certain limit, the stress in a body is proportional to the strain. देखो इसका क्या मतलब है, सर्टेन लिमिट का मतलब कि सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो, बताऊंगा कैसे। देखो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्ट्रेन के, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको अपन यहाँ पे ईटा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मतलब एक सिंपल सा कोई टर्म समझ लेना, ठीक है। एंड इनटू ए स्ट्रेन, इसे तुम चाहो तो पी भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ ईटा लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ईटा यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। इस ईटा को अपन कहेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म लिखोगे उसे कहेंगे अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसा कि तुमने देखा है कि तुमने 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ भी 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जो एक बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करेगा, एक दूसरा जो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन करेगा, तीसरा जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं थर्ड वाले को, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरीके से काम करता है। और तुम्हें ये भी मैं बता दूं, ये सिंपल तुम यहाँ देखो तो ये y इक्वल्स टू mx जैसा इक्वेशन है। तो यदि मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर स्ट्रेस लिखता हूँ, इधर स्ट्रेन, तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तक अपन हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तभी तक अपन ये सब बात करेंगे। क्योंकि तुम मटेरियल के प्रॉपर्टी को देखोगे तो एक लिमिट के बाद में फिर ये कुछ इस तरीके से देने, मतलब इस तरीके से इसका वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाता है। तो अपन इस लिमिट, इस रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, अपन इसमें वही रेंज की बात कर रहे हैं जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है ना, उसी के लिए अपन डील करेंगे, राइट। ये जो कर्व्ड पाथ का जो सेगमेंट है इसके लिए अपने पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसको अपन डील नहीं करेंगे। जो अपना स्ट्रेट लाइन का पाथ है उसी को अपन डील करेंगे, इसीलिए लिखा गया है हुक्स लॉ में, विद इन सर्टेन लिमिट, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उस टाइम पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। नोट करना है यहाँ पर।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। उसके बाद हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला हेडिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रैकेट में कैपिटल वाई। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रैकेट में कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई इक्वल्स टू यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यदि मैं टर्म वाइज लिखना चाहूँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को अपन फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, स्ट्रेन को डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो ये जो रेशियो है इसे अपन कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे और वाई अपना क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसके लिए अपन ग्राफ यदि ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ जैसा हुक्स लॉ का हुआ था वैसा ही ड्रॉ होगा। तो सिंपल इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है तो मैं tan थीटा को किसके बराबर लिखूंगा, y के बराबर। एंड इधर है अपने पास स्ट्रेस, इधर स्ट्रेन, नोट करना। देखो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ज्यादा डिटेल में तुम इसी टॉपिक को पढ़ोगे, बाकी बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है उसको अपन बस डेफिनेशन वाइज देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट ये यंग्स मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूब का यंग्स मॉडुलस हो सकता है, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस किसी भी मटेरियल का होता है। अब क्यूब को भी सिंपल ऐसे मान लो मैं खींचता हूँ, इसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रेशियो है। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। अब मैथमेटिकल पार्ट आएगा इस पे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सिंपल एक वायर है एंड इस वायर में एक एम मास का ब्लॉक हैंग करा हुआ है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अपन टोटल इलोंगेशन सॉल्व करना चाहते हैं, बताओ कितना होगा। इनिशियल डायमेंशन एल गिवन है, यंग्स मॉडुलस वाई और एरिया क्रॉस सेक्शन ए, ये डेटा तुम्हें गिवन है। और तुमसे पूछा गया है कि टोटल इलोंगेशन इस वायर में कितना होगा।
देखो पुटिंग गेटिंग क्वेश्चन टाइप है, तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, यही आएगा। तो डेल्टा एल यहाँ से आ जाएगा सिंपल एफ एल अपॉन ए वाई, एंड फोर्स यहाँ पे एम जी लग रहा है, देख रहे हो तुम, लेंथ एल है, एरिया ए है वाई, तो ये अपने पास आ गया डेल्टा एल। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये रहा अपने पास टोटल एलोंगेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट करो जल्दी से। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है। इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, लेंथ एल मानो दोनों तरफ, ठीक है, वेट डब्ल्यू, वेट इस बार डब्ल्यू गिवन है, टोटल इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग सॉल्व करने को बोला गया। करो सॉल्व। आसान है, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करोगे और ऐड कर दोगे, ये पार्ट के लिए इधर से और इस पार्ट के लिए इधर से, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे। देखो इसके लिए लॉन्गेशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग के लिए अपन सिंपल लिखें तो डेल्टा एल इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ एल अपॉन ए वाई, है ना। तो एफ की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, एल अपॉन ए वाई, सब कुछ वही है, एरिया लेंथ वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट मान के ही चलना। एंड इसके लिए भी सेम, तो टोटल एलोंगेशन अपन क्या लिखेंगे, 2 WL अपॉन ए वाई। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। डब्ल्यू जी नहीं लेंगे, डब्ल्यू वेट होता है ना, वेट खुद ही एम जी के बराबर होता है, तो वेट एक फोर्स होता है।
वेट जो होता है वो mg होता है, mg। तो ऑटोमेटिक वेट जो है वो तुम्हें फोर्स के ही टर्म में गिवन है, वेट। वेट के लिए जो यूनिट लेते हैं वो न्यूटन लेते हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखना, अब अपन आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सिंपल रॉड गिवन है, मास m और लेंथ l। सिंपल मास m और लेंथ l यूनिफॉर्म है। एरिया क्रॉस सेक्शन a एंड यंग्स मॉडुलस y, ये तुम इंफॉर्मेशन गिवन है। तुमसे पूछा गया फाइंड टोटल इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब इस बार नीचे कुछ भी m वगैरह अप्लाई नहीं किया गया, खुद के ही वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होगा ये बताना है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा। सही आंसर है कुणाल, कैसे सॉल्व किए बताओ। सर वो उसके सेंटर ऑफ मास पे ले लिया था कि फोर्स वहां पे mg लगेगा, उस हिसाब से एलोंगेशन निकाली। तो सेंटर ऑफ मास क्यों लिया तुमने? तो हर बार वो एंड पे फोर्स निकालते हैं ना, कंप्रेशन कितना हुआ एक्सपैंड, इसलिए इसलिए लिया था, उधर फोर्स पता नहीं। हम्म, चलो पहले अपन इसके प्रॉपर मेथड को देखेंगे, फिर उस मेथड से कुछ अपन कंक्लूजन पे आएंगे, है ना। ध्यान से देखना, बेसिकली अपन सेंटर ऑफ मास इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन बनता है ना, तो कैलकुलेशन का जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ वैसे स्टेप्स होते हैं जैसे अपन ने सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन किया, इसकी वजह से लेते हैं। खैर देखो क्या करेंगे कि नीचे से कोई एक्स डिस्टेंस पे एक सिंपल एलिमेंट मान लेते, वाई नहीं मान रहा हूँ क्योंकि यंग्स मॉडुलस भी वाई है, इस वजह से ये अपन ने डीएक्स एलिमेंट मान लिया। अच्छी बात है। यदि मैं इस डीएक्स एलिमेंट पे फोर्स देखना चाहता हूँ कि कितना टेंशन का फोर्स लगेगा, तो सपोज ऊपर मैंने टेंशन लिखा हुआ है, तो क्या ये टेंशन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ m/l x × g? ये तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, m/l x × g। अपन ने सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के मास सॉल्व किया और g से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मुझे टेंशन पता लग गया। अच्छी बात है। सोचो, मैं मानता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं मानता हूं कि ये जो dx एलिमेंट मैंने लिया है ना, इस dx एलिमेंट में dy का इलोंगेशन हुआ है। अब सोचो, dx के एलिमेंट में dy का इलोंगेशन हुआ है, और ऐसे ऐसे dx एलिमेंट जितने ज्यादा लेते जाओगे उतने ज्यादा dy भी होता जाएगा। तो कहने का मतलब कि dy का जो इंटीग्रेशन है वो मुझे टोटल इलोंगेशन देगा। ये पहले तुम्हें समझ में आया तो ये समझ से, dy का जो इंटीग्रेशन है ये मुझे देगा टोटल इलोंगेशन।
क्योंकि मैंने dx का जो एलिमेंट माना है उसके करस्पॉन्डिंग dy का इलोंगेशन है। तो ऐसे ऐसे dx बहुत सारे होंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो dy का इलोंगेशन है उसी dy को मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल इलोंगेशन मिलेगा। ये बात समझ में आती है तो यस का मैसेज करो, सभी को मैसेज करना है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं स्ट्रेन लिखता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स? बताओ, क्योंकि मैंने dx के एलिमेंट में dy का इलोंगेशन माना है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? dy बाई डी एक्स। हर पॉइंट पे इलोंगेशन सेम रहेगा? नहीं, अपन क्या कर रहे हैं कि देखो dx का एलिमेंट है ना, तो dx का जो एलिमेंट है अब उसके हिसाब से ये टेंशन चेंज होगा ना। अपने को क्या टेंशन लेना है? टेंशन चेंज होता जाएगा। तो टेंशन जैसे जैसे अपन चेंज कराएगा वैसे अपना डी बाई डी एक्स चेंज होता जाएगा। अपन तो इसे वेरिएबल मानते हैं ना। तो अब यहाँ से यदि मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखता हूँ तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, इस फॉर्म को मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? टेंशन अपॉन एरिया, क्योंकि अपने पास तो फोर्स यहाँ पे टेंशन के फॉर्म में है, और यहाँ पे नीचे क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, तो यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ इस तरफ, तो सिंपल आ जाएगा टेंशन अपॉन ए वाई, राइट। एंड डी वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा? ध्यान से देखना, टी इंटू ए वाई इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्म बन जाता है। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई को मैं क्या लिखूंगा? टोटल इलोंगेशन, जैसा कि तुम्हें पहले बताया, dy ही मेरा इंटीग्रेशन के साथ आएगा, उससे अपन को क्या लिखना है? टोटल इलोंगेशन। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो टेंशन यहाँ पे सिंपल, अब मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dy को टोटल इलोंगेशन बराबर, टेंशन है कितना? m बाय एल एक्स इंटू जी। एरिया तो एरिया रहेगा, यंग्स मॉडुलस इंटू डी एक्स। तो सबको बाहर निकालो, तो ए वाई एल, और यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जा रहा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है कहीं ना कहीं तुम्हें सेंटर ऑफ मास की फीलिंग दिला रहा होगा। याद करो, सेंटर ऑफ मास में भी तो अपन ने ऐसा इंटीग्रेशन किया था। तो जब इसे अपन लिमिट 0 से एल तक लगा के इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा एम जी एल अपॉन ए वाई एल इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर बाई 2। तो इससे कैंसिल होगा, कुछ गलत लिखा क्या ऊपर? एल नहीं। तो इसे सिंपल अपन लिखे तो एम जी एल अपॉन 2 ay। तो इसी को अपन सिंपल जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सेम पैटर्न ऐसा बनता होता है। तो इसको अपन ने कुछ ऐसे याद रख लिया हुआ है, एम जी, ठीक है, अपॉन ए वाई, और इनटू जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो लिख दो। तो ये अपना आंसर आ जाता है। इसको अपन इस तरीके से याद कर लेते हैं। क्या तुम्हें ये कैलकुलेशन समझ में आया? एक बार मैं पीछे का स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, एक बार ये देख लो, उसके बाद फिर मैं पीछे का स्लाइड दिखाऊंगा। इधर तो अपन ने सिंपल इंटीग्रेशन किया है, एंड पीछे का स्लाइड देखो तो क्या तुम इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैथमेटिकली समझ पाए क्या? तो ये इसका मैसेज करो, कैसे अपन ने मैथमेटिक्स यूज किया। ओके, बहुत बढ़िया। नोट करना एक बार। तो अब मैं ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करूंगा, अब मैं याद ही रखूंगा कि जब भी कभी मुझे ओन वेट की वजह से, खुद की वेट की वजह से इलोंगेशन सॉल्व करना हो, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा उस वाले पॉइंट को ही अपन लेंथ काउंट करेंगे। जैसे इसका लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई 2, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? मिड पॉइंट पे, इस वजह से। ठीक है, तो ये अपन अब याद रखेंगे और इसे अपन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। इतना इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे।
हाँ मैं चेंज कर देता हूँ। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे। चलो, तो अपने को अब ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अपन सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो एक और इसी पे दे देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए सिंपल एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसमें लैम्डा इंटू एक्स से इसका वेरिएशन होता है, और एक्स मैंने किधर से माना हुआ है, तो एक्स मैंने बॉटम से माना है, सिंपल समझ। तो लैम्डा इंटू एक्स इसमें मास पर यूनिट लेंथ का वेरिएशन गिवन है, टोटल इलोंगेशन सॉल्व करना है ड्यू टू इट्स ओन वेट। करो सॉल्व। सिंपल मैं तुमसे इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, बाकी तो कुछ नया काम नहीं करा रहा। टोटल इलोंगेशन सॉल्व करना है। बताओ आंसर कितना आया।
लैम्डा जी एल स्क्वायर अपॉन 3 ay। अच्छा 20 दिसंबर का जो टेस्ट सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ। टेस्ट सिलेबस उसमें जो दिया गया है वो है अप टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और क्या बताया था? सेंटर ऑफ मास नहीं वो गलत पोस्ट कर दिया था उन्होंने। सेंटर ऑफ मास तक का सिलेबस है नेक्स्ट टेस्ट में। अपडेटेड सिलेबस पोस्ट हो जाएगा। एक्चुअली हमने रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा सिलेबस का प्रेशर कम दिया जाए, तो फिर थोड़ा सिलेबस कम हुआ है, तब हम लोग थोड़ा मतलब ऑब्वियसली रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं, नहीं तो एक अलग से सिलेबस का प्रेशर रहता है। चलो देखते हैं। सिंपल है, सॉल्व करने का तरीका वही होगा। एक dx एलिमेंट अज्यूम करेंगे एंड स्ट्रेन क्या लिखेंगे बताओ, dy बाई dx। ये अपने पास सिंपल है, स्ट्रेन होगा। एंड इस पॉइंट पे यदि मैं टेंशन लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिखूंगा m बाई एल एक्स इंटू जी। बट m बाई एल यहाँ पे किससे रिप्लेस होगा, लैम्डा से रिप्लेस होगा। एंड t बराबर सिंपल यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू जी के बराबर आएगा इसका टेंशन। यंग्स मॉडुलस डायरेक्ट लिखें, मैं डायरेक्ट ही फॉर्म पे आ जाता हूँ। देखना एक आधा स्टेप कट शॉर्ट कर दो। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर जी अपॉन ए इंटू वाई। ये आएगा। सही है। फोर्स अपॉन ये अपना मेन फाइनल टर्म बनने वाला है। तो dy इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर जी अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स। इसी को इंटीग्रेट करो तो इधर से आएगा टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट जी अपॉन ए वाई, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ एल क्यूब बाई 3 आंसर। एक बार देखो ध्यान से, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, एक्स क्यूब सही है। हम्म, क्या कुणाल तुमने ऐसे सॉल्व किया था कि इसका सेंटर ऑफ मास अपन ने पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद वहां पे लगा दिया, ऐसा किया था क्या सॉल्व? नो कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने कैलकुलेशन बहुत कट शॉर्ट किया है, समझ पाए क्या तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, ये क्वेश्चन तो तुम ही सॉल्व करो। एक सिंपल, अभी रॉड को अपन ने वर्टिकली हैंग किया था, अब इसी रॉड को अपन ने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है एंड बस एक साइड से मैंने एफ फोर्स अप्लाई करा, एक सिंगल साइड से। इंफॉर्मेशन गिवन है मास एल, लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड यंग्स मॉडुलस वाई। सेम क्वेश्चन है, टोटल इलोंगेशन सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम है, करो ट्राई। टोटल इलोंगेशन सॉल्व करना है, करो ट्राई।
सॉल्व करने का तरीका वही होगा, x एलिमेंट मतलब x पे dx कोई एलिमेंट मानो, उस पे पहले फोर्स कैलकुलेट करो, और जैसे पिछले क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। हाँ, और एक पॉइंट ये भी मुझे बताना था कि अभी से मतलब आज मतलब कल से 4 दिन 11th की क्लासेस नहीं लगेगी, तो उस बीच क्या करना कि पीछे के जो भी टॉपिक है उसे तुम्हें प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना है। वेंसडे से फिर क्लासेस लगेगी, और नेक्स्ट वीक में और मतलब वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जाऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट वीक से मैं फिर वापस आ जाऊंगा, फिर अपन कंटिन्यू कर लेंगे प्रॉपर। तो अभी 4 दिन का गैप मिलेगा तुम्हें, तो 11th फिजिक्स के जो भी पीछे के टॉपिक्स वगैरह हैं उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, किसी का है क्या आंसर? अप्रोच बताओ, कैसे अप्रोच यूज करा जाएगा, कैसे लगाया जाएगा? यार अब तक तो आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोच तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। एफ बराबर है, मैं बिल्कुल सही सोच रहे हो, फिर उसके बाद? सही बता रहे हो, आगे बताओ। पहले ये मुझे बताओ, सिंपल अपन ये सोचते हैं कि सपोज करो मैंने इधर से एक्स एलिमेंट माना, तुम चाहो तो आगे से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर से मैंने जो एलिमेंट कंसीडर किया है एक्स, इस पॉइंट पे यदि मैं टेंशन टी मानता हूँ, तो क्या टेंशन टी जो है वो एफ के बराबर होगा क्या? यस या नो में आंसर करो। क्या टी बराबर एफ होगा क्या? यार बताओ यार। एक मिनट में पूछता हूँ नाम से। नंदनी एंड प्रियंका, क्या टी बराबर एफ होगा क्या? यस या नो? ओके। स्नेहिल टी बराबर एफ होगा या नहीं होगा? हम्म, स्नेहिल, कुणाल। कुणाल कहाँ गया? कुणाल नहीं है, कुणाल है। यार तुम सब कंफ्यूज हो गए लगता है। टी बराबर एफ होगा या नहीं, जल्दी हाँ या ना? यस, गुड। नो सर, टेंशन जब ऑब्जेक्ट अटैच होता है तो लगता है ना कि, गजब। मतलब पता है, तुम इसका आंसर यस दे के ना मुझे तुम न्यूटन्स लॉ चैप्टर पे वापस ले जाते हो। यार ये गलत बात है यार।
टी बराबर एफ कैसे हो जाएगा, तुम सोच के देखो कैसे, हाउ, पॉसिबल ही नहीं है ना यार, इसके पास एक्सेलरेशन है। अब जब सिस्टम के पास एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस पे रखा है ये बाय डिफॉल्ट, तो मान के चलोगे, तो एफ फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आएगा। एंड इसके लिए यदि तुम मास लिखते हो तो एम बाई एल इंटू एक्स आएगा, एंड टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल होगा, तो टी बराबर एफ बाई एल इंटू एक्स। और तुमने ये पैटर्न का क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में किया भी था, यदि याद हो तो। कुछ याद आ रहा है? अपन ने सिंपल एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स लिया होगा, क्योंकि एक्स अपन ने इधर से काउंट कर लिया होगा, बट इधर अपन ने एक्स पीछे से काउंट किया है। तो टेंशन फोर्स के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखो। हाँ, ये तब होता ना जब इधर से भी तुमने एक एफ फोर्स अप्लाई करना था, तो होता। क्यों? क्योंकि जैसे तुम इधर से एक एफ फोर्स अप्लाई करोगे तो नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो होगा, तो नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो होगा मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा टेंशन और फोर्स बराबर होता। तो यार ऐसे मिस्टेक मत करो यार। टी बराबर क्या आएगा, एफ बाई एल इंटू एक्स। तो मुझे टेंशन तो पता लग गया यहाँ पे, जो अपन ने सिंपल एक एलिमेंट कंसीडर करा था, इस एलिमेंट में टेंशन कितना है ये मुझे पता लग गया, ठीक है। ध्यान से देखना। अब यदि मैं सिंपल कहूँ कि इस dx एलिमेंट में dy का इलोंगेशन है, तो स्ट्रेन में क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx, है ना, क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx, तो ये स्ट्रेन आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा dy बाई dx इक्वल्स टू टी अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो dy इक्वल्स टू टी की जगह क्या लिखोगे, एफ बाई एल एक्स, और यहाँ से dx आ जाएगा, और यहाँ पे a इंटू वाई, इसी को इंटीग्रेट करोगे तो इधर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टोटल इलोंगेशन। ध्यान से देखो, एंड डायरेक्ट मैं लिखूंगा एफ एल अपॉन टू ए वाई, ये मेरा आंसर है। समझ में आया हो? फोर आएगा क्या, नहीं टू आएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, देखो फोर कैसे आ जाएगा, टू आएगा कुणाल, देखो अच्छे से। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो। तुम ध्यान से देखो, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, सभी में सेम पैटर्न ही फॉलो किया, कोई नया काम नहीं किया है। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो तुम क्वेश्चन। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर मुझे किसी भी हाल में चाहिए भाई साहब, देख लो नहीं तो।
इधर है फोर्स F/2 और इधर भी फोर्स मैंने F/2 अप्लाई किया। यूनिफॉर्म मतलब सब कुछ सेम गिवन है, M/L/A/y। टोटल इलोंगेशन बताओ, इसका आंसर तो सही चाहिए। दोनों तरफ F/2 का फोर्स अप्लाई किया गया है। टोटल इलोंगेशन आया आंसर क्या किसी का? FL/AY। सोचो सोचो। देखो इसका आंसर होगा FL/2AY ही इसका आंसर होगा। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। देखो यदि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से बताऊं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, तो तुम किसी भी पॉइंट के लिए यदि तुम कंसीडर करते हो, सपोज मैं इतना सा एलिमेंट काउंट करता हूँ, तो इस एलिमेंट के लिए देखो तो इधर कितना लगेगा, F/2। इधर क्या लग रहा है, T। तो T बराबर F/2 होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तब जब सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि कांस्टेंट फोर्स है,
तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, वैसे यदि तुम प्रॉपर भी लिखना चाहो तो भी सेम आंसर आएगा, बट मुझे तो ये दिखने लग गया तो मैं सीधा आंसर लिखता एफ डी वाई इक्वल्स टू एफ डी एक्स अपॉन 2ay, करो इंटीग्रेशन, यहाँ से टोटल इलोंगेशन सिंपल डेल्टा एल यदि लिखता हूँ सपोज, तो f अपॉन 2ay इंटू एल आंसर। समझे क्या तुम? सर बोलो। सर बट इसको ऐसे नहीं कर सकते सर, इसको ये रॉड है सर, इसको बीच में से डिवाइड करके फिर सर दोनों हाफ को अपन सॉल्व कर दें, उसका उसमें सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगा के। देखो पहली बात ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बहुत मतलब सेफ साइड लेते हुए बताया है। मैंने तुम्हें ब्लाइंडली नहीं बताया है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन उसको सेंटर ऑफ मास से कर लें। इवन मैं ज्यादा इस पर स्ट्रेस भी नहीं दिया हूँ कि ऐसा अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन के वेरिएशन जैसे जैसे चेंज होगा अपना आंसर चेंज होगा। हाँ, यदि दोनों तरफ फोर्स डिफरेंट होगा तो फिर पिछले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। पिछले जैसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि जैसे दोनों पे अनइक्वल फोर्सेस हैं तो अब एक्सेलरेशन आएगा। तब एक्सेलरेशन आएगा तो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में टेंशन सॉल्व किया था वैसे टेंशन सॉल्व करोगे और फिर प्रॉपर मेथड लगाओगे, है ना। और तो सर देखो इसमें जो इलोंगेशन आएगी सर रॉड पे, वो तो सर यूनिफॉर्म हम्म, आएगी ना, मतलब पूरी रॉड पे आएगी ना इतनी इलोंगेशन तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। तो सर अपन जैसे इसको हाफ में ब्रेक करें सर रॉड को, कर देते हैं तो फिर करें कितना सर आंसर उसमें, आएगा? तो सर उसमें भी इतना ही आएगा आंसर। बिल्कुल आंसर सेम क्यों नहीं आएगा? देखो ना, तुम ये कहना चाहते हो कि हाफ को ब्रेक कर देना चाहते हो, ठीक है। तो ब्रेक कर दिए तो इतने से पार्ट को तुम ऐसे समझो कि एक अपने पास सिंपल इस तरीके का सिस्टम है। अच्छा, तुम पता है कंफ्यूज कैसे हो रहे हो तुम? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे हो जाएगा। अरे बस ये देखो ना, इसका कोई यहाँ पे कोई mg वगैरह थोड़ी ना लग रहा है। पहले देखो, तुम समझो यस सर। सेंटर ऑफ मास वाले जो कॉन्सेप्ट जो तुम याद कर रहे हो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन एज इट इज सेंटर ऑफ मास जैसा ही बना था, इसलिए उसका आंसर ये आया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे इसमें तुम देख सकते हो इसके पीछे नेक्स्ट स्लाइड का जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन देखो ये कुछ वैसा ही तो है जैसे अपन ने एक्स कॉम को करा था एक्स डीएम अपॉन डीएम। इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही बना था। तो यहाँ पे पैटर्न एग्जैक्ट बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अपन कह सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओन वेट है तो यहाँ पे mg अलग लगेगा, यहाँ का mg अलग होगा, यहाँ का mg अलग होगा, यहाँ के अलग, मतलब यहाँ पे टेंशन अलग, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन वेरिएबल है। बट पिछले वाले क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो जो अभी तुमने सॉल्व करा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सभी पॉइंट पे टेंशन सेम है, तो दोनों में यस डिफरेंस है सर। ना। यस सर। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, तो जाके तुम एग्जैक्ट सही सही कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाओगे। और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है तो अपने पास प्रॉपर मेथड तो है ही। प्रॉपर मेथड कभी गलत आंसर नहीं दिया, देखो। यस सर। और तुम ये भी देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैं प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया था तो 2 स्लाइड में सॉल्व किया था, अब मैं 3 लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये भी तो एज ए प्रैक्टिस ही तो यस है सर। ना। तो ये भी तुम्हें देखना है कि कैसे 3 लाइन में आ जा रहा है। और यही जब मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था तो मैंने 2 स्लाइड लगाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब मैं 3 लाइन से ज्यादा ले ही नहीं रहा हूँ। तो सिंपल विजुअलाइज होने लग जाता है कि कौन कौन सा टर्म कहाँ पे आएगा, तो फिर कैलकुलेशन यहाँ से आसान होता है, टाइम सेव होता है। चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। कोई डाउट्स वगैरह हो तो माइक ऑन करके पूछो। नेक्स्ट क्लास में रॉड एज ए स्प्रिंग, मतलब रॉड एज ए स्प्रिंग अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन फ्लूइड स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। स्नेहिल, मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना। रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दूँ।